ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करें। जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूं ना, तो आप देखते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में एमपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, यूपी में यूपी पीसीएस। तो उन सब की बात हो रही है। या फिर सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, हर जगह मदद पहुंचाता है और फिर आपको एक सामान्य जानकारी भी यहाँ से मिल जाती है। तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। धर्म स्थलों की पुनर्प्राप्ति का महत्व। ये आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे देश में खूब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है ना। और एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में सुना होगा, धार्मिक स्थल कानून 1991। ये आप देखते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाद ने दो समुदायों के बीच, हिंदू मुस्लिमों के बीच बड़ी खाई पैदा कर दी थी। इस तरह का आगे कोई विवाद ना हो, इसीलिए एक कानून लाया गया था। इस कानून में कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ हो, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों या किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया हो, उस सबको भूलना पड़ेगा। और 15 अगस्त को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन राम जन्मभूमि के मामले को इससे अलग रखा गया था और अब इस कानून को ही चुनौती दी गई है। मंदिर मस्जिद मामलों से जुड़े उपासना स्थल अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। उसे प्रतीक्षा है इस अधिनियम पर केंद्र सरकार के जवाब की। केंद्र के जवाब से पहले कांग्रेस ने अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के विरोध में कहा कि इस कानून में कोई बदलाव ठीक नहीं होगा। इसके पहले संभल प्रकरण के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पर मंदिर मस्जिद मुद्दे के उठाए जाने को अनावश्यक बताया। इन मुद्दों के हिंदुओं की नेतागिरी का माध्यम बनने पर चिंता व्यक्त करते हुए संघ प्रमुख ने कहा था कि तिरस्कार शत्रुता के लिए हर रोज नए प्रकरण निकालना ठीक नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो बीजेपी का सहयोगी माना जाता है इसे संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के पुनरुत्थान में संघ का योगदान अतुलनीय है और सबसे बड़ा और गैर राजनीतिक संगठन होने के नाते संघ प्रमुख की अपील बहुत मायने रखती है। संगठन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अलावा भारतीय चित्त के मूल विचार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को फिर से राजनीतिक मुख्यधारा में प्रस्थापित करने का श्रेय संघ को ही जाता है। जिस हिंदुत्व को संघ अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा मानता है वह सर्व समावेशी समाज, उदारवाद और विश्व कल्याण की कल्पना पर आधारित है। संघ प्रमुख का आग्रह इन्हीं मूल्यों को रेखांकित करता है। समाज के विभिन्न वर्गों और अपने विचारिक विरोधियों तक से निरंतर संवाद बनाए रखने वाले मोहन भागवत अपने मत पर कितने गंभीर हैं, यह इससे पता चलता है कि उन्होंने दूसरी बार मंदिर मस्जिद मुद्दों को छोड़ने का आग्रह किया, परंतु यह अपील कितनी प्रभावी हो गई यह दो बातों पर निर्भर होगा। पहली है कि हिंदू पुनर्जागरण में मंदिरों की पुनर्प्राप्ति का कितना महत्व है। हिंदू पुनर्जागरण संघ और उसके सहयोगी संगठनों का उठाया हुआ बीड़ा मात्र है या फिर संघ परिवार सभ्यतागत चेतना को ढूंढते टटोलते हिंदू समाज की अभिव्यक्ति है। राम मंदिर के निर्णायक संघर्ष को संघ ने ही नेतृत्व दिया और संघ शक्ति एवं अनुशासन ने ही उसे सफल बनाया, पर अंततः आंदोलन की जमीन व्यापक हिंदू समाज की वेदना पर ही आधारित थी। और आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, तब धर्म स्थलों की पुनर्प्राप्ति का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि जब किसी समाज ने आक्रमणकारी मजहब की दास्ता से मुक्ति पाई, तब तक उसने कब्जाए गए अपने पूजा स्थलों की पुनः प्राप्ति को केंद्र में रखा। स्पेन में रिको नेक्वेस्टा यानी कैथोलिक पुनर्विजय के बाद कार्डोवा, टोलेडो, अर्चेज और सेगोविया, एहुला, जरागोजा और सविल समेत कई शहरों में चर्चों को तोड़कर बनाई गई सैकड़ों मस्जिदों को फिर से चर्च बनाया गया। कुछ स्थानों पर तो मिसाल बनाने के लिए यह पुनर्निर्माण स्वयं मुसलमानों ने कराया गया और लूट कर ले गए घंटों को वापस चर्चों में लगाया गया।
इसी तरह ग्रीस, यूक्रेन, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया में भी उस्मानी साम्राज्य के दौरान कब्जाए गए चर्चों को सल्तनत के पतन के बाद मस्जिदों को फिर चर्च का रूप दिया गया। यूरोप में ईसाई मत के विस्तार को चुनौती के दौरान भी जब जब मूर्ति पूजकों को मौका मिला, उन्होंने अपने पूजा स्थलों वापस पाने पर जोर दिया। और आप देखते हैं कि सारलमैन से युद्ध करते सैक्सन कबीलों और रोमन कैथोलिक चर्च से जूझती लिथुआनियाई ग्रैंड डची ने जब तक संभव हुआ अपने पूजा स्थलों के लिए लड़ाई जारी रखी। और भारत में भी हिंदुओं ने मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों को एक बार नहीं बल्कि कई बार उसी स्थान पर फिर से बनाया। अपनी पुस्तक फ्लाइट ऑफ डेटीज एंड रिवर्थ ऑफ टेपल्स में इतिहासकार मीनाक्षी जैन ने कश्मीर से मदुरई और मुल्तान से लेकर असम, बंगाल तक ऐसे दर्जनों मंदिरों का उदाहरण दिया जहां हिंदू राजाओं और आमजन ने बलिदान देकर मंदिरों की पुनर्स्थापना की। स्पष्ट है कि भारत समेत दुनिया भर में संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के केंद्र में पूजा स्थल ही रहे हैं। यह इसलिए सहज स्वाभाविक भाव है क्योंकि सभ्यता, संस्कृति और अस्तित्व की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण पहचान पूजा स्थल ही है। ऐसे में यदि भारत उपनिवेशवादी मानस से मुक्त होकर संवैधानिक सत्ता से सीमित राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे वास्तव में सभ्यतागत जागृति की ओर चल निकला तो मंदिरों की पुनर्प्राप्ति गंभीर मुद्दा बनी रहेगी। संघ प्रमुख या फिर अन्य प्रभावी व्यक्तित्व का आप देखते हैं कि सदासही आग्रह इस चेष्टा को कुछ समय के लिए ही रोक सकता है। और आप देखेंगे इसमें, परंतु यह मांग उठती रहेगी। मूर्ति भंजक इस्लामी कट्टरता कितनी समसामयिक है इसका प्रमाण काशी संभल में अभी अभी मिला है, जहां 30 से 40 वर्ष पूर्व मंदिरों पर कब्जे और पूजा रोक देने की बात उजागर हुई है। काशी, मथुरा, संभल या भोजशाला ही नहीं, भारत में हजारों मंदिरों के विध्वंस के साक्ष्य स्वयं मुस्लिम दस्तावेजों या फिर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा स्थापित शिलालेखों से ही मिल जाते हैं। एक समय हिंदू संतों ने मुसलमानों के समक्ष अयोध्या, मथुरा और काशी के बदले बाकी सभी दावे छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, परंतु मुस्लिम पक्ष की हट से यह उचित मांग ठुकराकर मंदिरों की पुनर्प्राप्ति को और विस्तृत अभियान बना दिया। और यह सत्य है कि हजारों मंदिरों की वापसी संभव नहीं है। यह भी सत्य है कि मुस्लिम पक्ष इन स्थानों पर कब्जा आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। हिंदू पक्ष की व्यथा और वेदना का बड़ा कारण यह भी है कि मंदिर विध्वंस को हर स्तर पर नकारा गया है। ऐसे में इन विवादों का स्थायी समाधान तभी संभव है जब आस्था और अस्मिता के चुनिंदा केंद्रों का चयन हो, उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन कर हिंदुओं को सौंपने का मार्ग प्रशस्त किया जाए, अन्य स्थलों पर शिलालेखों द्वारा मंदिर विध्वंस को दर्ज कराया जाए और इसके साथ ही इतिहास की पुस्तकों, शासकीय अभिलेखों में भी मूर्ति भंजक और मंदिर विध्वंस को पूरी ईमानदारी के साथ बताया जाए। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है विकास सारस्वत। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? ये आप लोग जरूर बताइएगा। ट्रंप की नीतियों से लाभ उठाए भारत। इसमें कोई संशय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार कहीं अधिक ताकतवर राष्ट्रपति साबित होने वाले हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं ना ट्रंप, और उनकी नई आर्थिक रणनीति में जहां समृद्ध अमेरिका के सपने को साकार करने के लिए आयात शुल्क को बढ़ाना शामिल है, वहीं अमेरिका को चुनौती दे रहे चीन के आर्थिक दबदबे को कारोबारी प्रतिबंधों और ऊंचे शुल्कों से नियंत्रित करना भी है इसमें। और आप देखेंगे ट्रंप ने सबसे पहले चीन, कनाडा, मैक्सिको सहित 6 देशों पर ऊंचे आयात शुल्क लगाने का संकेत दिया है और जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा सर्वाधिक है। चूंकि ट्रंप ने भारत को भी कुछ उत्पादों के लिए अधिक आयात शुल्क वाला देश कहा है, ऐसे में भारत द्वारा कुछ उत्पादों से शुल्क घटाने से उसे अमेरिका में निर्यात के अधिक मौके प्राप्त हो सकते हैं। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में वैश्वीकरण की जगह मेरा अमेरिका प्रथम की धारणा को प्राथमिकता देते हुए परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था की जगह अमेरिकी आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ने के इरादे जताए। इसका कारण यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो आर्थिक, कारोबारी नियम, समझौते और सहकारी एजेंडे बनाए गए, वे सब ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चीन ने आप देखते हैं कि स्वीकार वैश्विक कारोबारी नियमों का पालन नहीं किया और उसने न केवल रणनीतिक रूप से पश्चिम का उद्योगीकरण समाप्त करने का काम किया, बल्कि उसने पश्चिम की कई नई तकनीकें भी चुराई और इसके चलते चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। 2024 में अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन से रहा है। 2030 तक चीन का विनिर्माण क्षेत्र समूचे पश्चिम के विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में अधिक हो जाने का अनुमान है।
हाल में आप देखते हैं कि चीन ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की चुनौती से निर्मित कुछ पहलुओं पर अमेरिका से मुकाबले की नई आर्थिक रणनीति बनाई है। इसके तहत चीन में मांग में ठहराव, बिगड़ती बाहरी आर्थिक चुनौतियों और चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट की बात स्वीकार करते हुए आर्थिक प्रोत्साहन का रास्ता चुना गया है। और रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि ट्रंप की नीतियों से चीन को भारी नुकसान हो सकता है और भारत समेत आसियान देशों को फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा। इसमें देखिए, इस तरह के जो संगठन है ना, इनके बारे में भी याद रखा करिएगा। यहां बात मैं आसियान की कर रहा हूं। क्या है आसियान? तो इसके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन की नेशंस की बात हो रही है। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में, थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। और जब आसियान के संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। मूडीज रेटिंग्स का कहना है कि अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव और रणनीतिक क्षेत्रों में संभावित निवेश प्रतिबंधों के कारण भारत और एशियाई देशों को लाभ मिल सकता है। एशिया प्रशांत में व्यापार और निवेश प्रवाह चीन से छिटक सकता है क्योंकि अमेरिका रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को सख्त कर रहा है और जिसका चीनी आर्थिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक की शोध इकाई के अनुसार ट्रंप की आर्थिक नीतियों से यद्यपि भारत भी अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा, लेकिन दीर्घावधि में उनकी नीतियों का भारत पर सकारात्मक असर होगा। भारत के लिए आर्थिक मौके बढ़ेंगे। विदेश व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप की नीतियों से भारत के शेयर बाजार में और मजबूती आ सकती है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कई विदेशी कंपनियां भी आप देखिए भारत का रुख कर सकती हैं। भारत को अब तक चीन+1 रणनीति अपनाने में सीमित फायदा ही मिला है। अब यह फायदा बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? फायदा बढ़ सकता है। ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत में ही अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से भारत अमेरिका व्यापार बढ़ सकता है। भारत अमेरिका में निर्यात बढ़ाते हुए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भी आगे बढ़ सकता है। मोदी और ट्रंप के बीच मित्रता के बहुआयामी अध्याय भारत अमेरिका व्यापार को बढ़ाने में मददगार होंगे। वैश्विक अर्थ विशेषज्ञों का यह मत है कि भारत अमेरिका के बीच लगातार बढ़ता हुआ व्यापार ट्रंप के नए कार्यकाल में और बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 120 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। 2024 में जनवरी से जून के बीच अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनने के साथ साथ भारत के लिए अमेरिका निर्यात के सबसे बड़े व्यापारिक बाजार के रूप में उभरा है। पिछले वर्ष अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा और यह अधिशेष 35.3 अरब डॉलर के स्तर पर है। ट्रंप के पहले शासनकाल में भारत चीन के खिलाफ सख्ती का फायदा नहीं उठा सका था। ऐसे में अब भारत को ऐसे बहुआयामी रणनीति पर आगे बढ़ना होगा जिससे एक और अमेरिका में निर्यात बढ़ सके, वहीं दूसरी ओर आप देखिए वैश्विक निर्यात में भी बढ़त मिले। जिन क्षेत्रों में चीन अमेरिका की प्रमुखता से निर्यात करता है उनमें से कई क्षेत्रों में भारत अपना निर्यात सरलता से बढ़ा सकता है। इनमें आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोबाइल फोन, फुटवियर, टेक्सटाइल, फर्नीचर, घर के सजावटी सामान, वाहनों के कल पुर्जे, खिलौने और रसायन आदि शामिल है। भारतीय निर्यातकों की अमेरिकी बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए निर्यातकों द्वारा सुझाई गई मार्केटिंग योजना को मंजूरी देना भी लाभप्रद होगा और इससे निर्यातकों को अमेरिका में निर्यात योग्य नए उभरते क्षेत्रों की संभावना का दोहन करने में मदद मिलेगी। आशा है कि ट्रंप द्वारा जो नई आर्थिक इबारत लिखी जाएगी उससे भारत अमेरिका के आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। भारत के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेखक अर्थशास्त्री है, इनका नाम है डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। इनके द्वारा आप देखते हैं लिखा गया है इनका ये आर्टिकल। और देखिए निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है। जीवन और प्रयोग ऊर्जा। भव्य महाकुंभ के रूप में विश्व के सबसे विशाल आध्यात्मिक समागम का पड़ाव बनने प्रयाग को तीर्थों में भी तीर्थराज कहा जाता है। तीर्थों में भी तीर्थराज कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में भी तीर्थराज प्रयाग की अनंत महत्ता का वर्णन है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास जाते समय प्रयाग स्थित भारद्वाज ऋषि के आश्रम में अपने सहधर्मिणी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पधारे थे। तीर्थराज प्रयाग में आकर श्री राम को अत्यंत सुखद अनुभूति हुई थी। श्री राम के प्रयाग और मनुष्य के जीवन को भी प्रयाग समझा जाए तो उसमें बड़ी समानता दिखती है। प्रयाग का अर्थ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस स्थल के रूप में बताया जहां बहुत से यज्ञ होते हैं। प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति पी उपसर्ग प्रया उपसर्ग और याग शब्द से हुई। प्रया उपसर्ग को प्रथम तथा याग को यज्ञ कहा गया है। यहाँ ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था।
यदि देखा जाए तो मनुष्य जन्म पाना अत्यंत भाग्यशाली यज्ञ है, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। प्रयाग में गंगा यमुना नदियों को मनुष्य जीवन में इडा पिंगला नदियों से जोड़ना सार्थक इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद मनुष्य इन्हीं नाड़ियों से सांस लेता है, जबकि गर्भ में माँ की सांस पर पलता है। तीर्थराज प्रयाग की तीसरी धारा ऋषियों मुनियों के ज्ञान की धारा है। संसार में जब शिशु का बौद्धिक विकास होता है तो वह सरस्वती की धारा से जुड़ता है। इस तरह मनुष्य का संसार में जन्म लेना भी किसी तीर्थ जैसा तब हो जाता है जब वह सात्विक जीवन जीते हुए ज्ञान की धारा से आबद्ध होता है। ज्ञान की उन्नत धारा के लिए आदर्श सुषुम्ना नाड़ी को योग यज्ञ के जरिए जागृत कर जीवन को पवित्र बनाया जा सकता है। इसे कुंडलिनी जागरण भी कहा जा सकता है। प्रयाग में ही कल्पवास के दौरान कुंडलिनी जागरण का यत्न करना श्रेष्ठकर माना गया है। अच्छा, दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जैसे पहले आप लोग क्या कहते थे, इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहीं हो रहा है ना महाकुंभ। देखिए कहाँ कहाँ महाकुंभ होता है, किन शहरों में होता है बताइए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको। ये रेवड़ियां बांटती राजनीति। अभी आप देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 70 सीटें हैं दिल्ली में और केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में अब 70 हो गई, राज्यसभा में 3 है, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे, फिर अतिशी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और देखिए अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए बताइए। कौन आप वोटर कितने साल की उम्र में बन जाते हैं बताइए, और ये चुनाव करवाता कौन है ये भी आप लोग बताइए। थोड़ा जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई चाहे गूगल का सहारा लीजिए, किताबों का सहारा लीजिए, नीचे आप लोग लिखा करिएगा। क्वेश्चंस तो इसीलिए पूछे जाते हैं कि आप लोग बताएं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को जिस तरह प्रतिमाह एक निश्चित राशि देने का वादा किया है उससे यही स्पष्ट होता है कि रेवड़ी संस्कृति अपनाने की होड़ मची है। कोई कह रहा है हम 2500 देंगे, कोई कहता है 1500, कोई कहता है 1000, कोई कहता है 4500, कोई कहता है 5000। एक तरह से प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। जहां भाजपा और कांग्रेस ने महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की, वहीं आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये। इसमें संदेह है कि इस तरह की योजनाओं से सचमुच सामाजिक और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ऐसी योजनाएं एक तरह से महिला मतदाताओं के वोट खरीदने का माध्यम ही अधिक जान पड़ती है। विडंबना यह है कि ऐसी योजनाओं का सिलसिला थमता नहीं दिखता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में चुनाव जीत के पीछे उनका बड़ा हाथ माना जाता है। झारखंड में देख लीजिए। और यह बात और है कि ऐसी योजनाएं लागू करने वाले आप देखिए राज्यों को आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा रहा है और उन्हें कुछ जरूरी योजनाओं के लिए धन जुटाना कठिन हो रहा है। इसके बावजूद उन राज्यों में भी राजनीतिक दल ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिनकी कमजोर आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती है। निसंदेह दिल्ली आर्थिक रूप से सक्षम राज्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के स्थान पर लोक लुभावन योजनाएं अपनाई जाए ताकि चुनावी लाभ अर्जित किया जा सके। इस तरह की योजनाएं लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के प्रतिकूल ही नहीं, इसकी भी आप देखते हैं कि परिचायक है कि हमारे राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए ठोस आर्थिक विकास सुनिश्चित न करने वाली योजनाओं को जानबूझकर प्राथमिकता दे रहे हैं। और इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं है कि राजनीतिक दल समाज को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं के बजाय मुक्तखोरी की आदत को बढ़ावा देने वाले तौर तरीकों को महत्व देने लगे हैं। यह आर्थिक विकास का वांछित मार्ग नहीं, ऐसे तरीकों से देश के आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों की ओर से रेवड़ी संस्कृति का पर्याय बनी योजनाओं को अहमियत देने से यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वे आर्थिक नियमों की अनदेखी करने वाली योजनाओं के दुष्परिणामों से अनजान रहना पसंद कर रहे हैं। बात केवल महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं की ही नहीं है, उन लोक लुभावन योजनाओं की भी है जिनके तहत मुफ्त शिक्षा, उपचार या फिर बस यात्रा की सुविधा देने की घोषणाएं की जाती हैं। जन कल्याण के नाम पर ऐसी घोषणाएं तो कर दी जाती हैं, लेकिन इस पर कठिनाई से ही ध्यान दिया जाता है। क्या इससे स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन आदि की दशा सुधरती? आखिर जो योजनाएं निर्धन तबके का समुचित उत्थान ना कर पा रही हो और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में नाकाम हो, वो बे आर्थिक विकास का जरिया कैसे बन सकती हैं? चलिए आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दिया करिए। औद्योगिक विकास की पहल। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 10,000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की पहले बिहार में संभावनाओं के द्वार खोल रहा है।
ये आप देखिए नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पटना इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो हाल ही में निवेश को लेकर देश के उद्यमी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे, जिसका सकारात्मक परिणाम भी रहा है। उल्लेखनीय है कि उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता पहली शर्त है, जिसके लिए सरकार के स्तर पर पहल की जा रही है। इससे इस आशा को भी बल मिल रहा है कि उद्योगों की स्थापना से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यह सही है कि पिछले 2 दशक में बिहार में सड़कों समेत समस्त बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बहुत कार्य किया गया। ऐसे में राज्य में उद्यम लगाना अपेक्षाकृत आसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए राज्य के कई उद्यमी जो देश विदेश में काम कर रहे हैं, उन्हें यदि पर्याप्त सुविधा मिले तो अपने राज्य में निवेश प्राथमिकता में होती है। यह बात उद्यमी के साथ हुई बैठक में कहीं भी गई है और उद्यमियों को स्थल भी दिखाए गए हैं और जहां भी आप देखते हैं कि उद्योग स्थापित कर सकते हैं। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भी कई सुझाव दिए हैं जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कैमूर, ठाकुरगंज, पूर्णिया, बेगूसराय, सोनपुर, हाजीपुर ये आप देखिए आदि के लिए औद्योगिक शहरी क्षेत्रों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य शहर हैं बिहार में जहां औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है और इससे आप देखते हैं कि उद्योगों की आवश्यकताओं और लोगों के रहने आदि की व्यवस्था हो सकेगी। केंद्र सरकार ने भी गया को औद्योगिक शहर के रूप में चिन्हित किया है और जहां कार्य शुरू कर दिया गया है। कहीं भी औद्योगिक परिवेश के साथ आसपास के क्षेत्रों का भी विकास स्वाभाविक गति है, जिसके लिए आवश्यक है कि उनसे अनुभव अनुरूप व्यवस्था भी की जाए। अब आप बताइए, भरोसे को चोट पहुंचाती विकृत मानसिकता। ये आप देखिए देश की भावी पीढ़ी के मन का इलाज करने वाला ही अमानवीय करने लगे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। और समाज के भरोसे को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी घटना महाराष्ट्र के नागपुर में हुई है। इस एक मनोविज्ञानी बीते 15 वर्षों से 50 से अधिक छात्राओं को ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण कर रहा था। और कई बार मैं कहता हूं ना कि जो हमारे रक्षक हैं वही भक्षक निकल आते हैं। यह व्यक्ति काउंसलिंग केंद्र में ठहरने की अनुमति देने के साथ ही कभी अच्छा भविष्य बताने का झांसा देकर तो कभी प्रेम जाल में फंसाकर बच्चियों के साथ दुराचार करता रहा। सवाल यह है कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए। बच्चों के शोषण से जुड़े अधिकार घिनौने और बर्बर मामलों में शिक्षक, पड़ोसी, स्वजन तक शामिल हैं। अब थाने में आप कहते हैं FIR लिखवाने जाते हैं, तब वहां बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है। शिक्षक आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से घटनाएं आ रही हैं। ऐसे में मनोविज्ञानी द्वारा बच्चियों संग किए गए दुराचार का यह मामला आमजन के विश्वास को बड़ी चोट पहुंचाने वाला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रत्येक आधे घंटे में एक बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार हो रहा है। एक साथ कई बच्चियों को शोषण के जाल में फंसाने वाले ऐसे घिनौने प्रकरण आंकड़ों की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं और समाज के हर सब और संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख देने वाले बेटियों के शोषण से जुड़े मामलों की पुनरावृत्ति इनका सबसे चिंतनीय पक्ष है। अभिभावक के मन में तो ऐसे समाचार निराश, बेसाद और भय पैदा करते हैं। बच्चियों के साथ होने वाली ऐसी हैवानियत उनके व्यक्तित्व को खंडित कर देती। केरल का मामला आपने देखा होगा, उस खिलाड़ी महिला लड़की के साथ जो हुआ। नागपुर के इस मामले में वैवाहिक जीवन जी रही एक पीड़िता ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पुलिस से संपर्क किया। काउंसलिंग के नाम पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी आपत्तिजनक फोटो ले ली। आरोपी फोटो दिखाकर उसे बार बार बुलाता था। चिंतनीय है कि ऐसी घटनाओं का समाज की मानसिकता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। भय भरे परिवेश में बच्चियों का बचपन छिन जाता है। गांव कस्बों में हुई ऐसी घटनाएं बहुत सी बेटियों का स्कूल जाना छुड़वा देती हैं। माता पिता कम उम्र में उनकी शादी करने को विवश हो जाते हैं। बावजूद इसके कि कई बार तो अपराधी पकड़ तक में नहीं आते हैं। वर्षों चलने वाले मुकदमे भी कहीं ना कहीं लड़कियों के परिजनों के लिए ही प्रताड़ना का कारण बन जाते हैं। बच्चियों के लैंगिक उत्पीड़न को लेकर हमारे यहाँ 2012 में पॉक्सो एक्ट बना। इसके अंतर्गत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाली यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। लेकिन आज भी देश में कम उम्र की बच्चियों के साथ होने वाले ऐसे हादसों पर लगाम नहीं लग पाई है। असल में बहुत कुछ बदल कर भी कुछ ना बदलने वाले हमारे सामाजिक परिवेश में प्रगतिशील सोच के नाम पर शोषण को बढ़ावा देने वाली स्वच्छंद मानसिकता ही बड़ी है। और आप देखिए जो करीबी रहते हैं, जिन पर आप देखते हैं कि माँ बाप या परिवार के या वो बच्चियां भरोसा करते हैं, बच्चे भरोसा करते हैं, वहीं उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। ये चिंता का कारण है। और बिना मानसिकता सुधारे समाज में बदलाव किए इन्हें रोक पाना कठिन से कठिन। कानून ला लेते हैं लेकिन कहाँ रुकने वाली हैं इस तरह की घटनाएं, कहाँ रुक रही हैं। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये आप देखेंगे कि भारत इंडोनेशिया सामरिक सहयोग की एक और राय। तो देखिए एशिया में ही दोनों देश हैं। ये इंडोनेशिया है, जकार्ता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। ये हमारा प्यारा भारत है।
तो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे। यह सहयोग की बात है कि भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 के अवसर पर भी इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर सुकर्णो ने तब यह उल्लेखनीय बात कही थी, क्या कही थी, कि हमारे हर व्यक्ति की रंगों में भारतीय पूर्वजों का खून बहता है और हमारी संस्कृति पूरी तरह से भारतीय प्रभावों से परिपूर्ण है। यह ऐतिहासिक क्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हमें यह पता चलता है कि वर्तमान में इंडोनेशिया के वाली से सैकड़ों तीर्थयात्री अलग अलग टोली में प्रयागराज में कुंभ स्नान करने आए हैं। आज जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो भारत आ रहे हैं तो यह उन ऐतिहासिक सांस्कृतिक सूत्रों को पुनर्जीवित करने का एक सुअवसर है और जिसके बीच सदियों पहले पड़ गए थे। गणतंत्र दिवस पर इस तरह का भव्य विदेशी सैन्य सहभाग न केवल द्विपक्षीय संबंधों की गहराई दिखाता है बल्कि वैश्विक राजनीतिक मंच पर बदलते समीकरण का प्रतीक है। दोनों देशों के बीच जारी संवाद, व्यापारिक समझौते, सैन्य सहयोग तथा आपसी हितों के कई आयाम इस आयोजन में व्यक्त होने जा रहे हैं, जिसका संकेत महत्व आने वाले वर्षों में और स्पष्ट होगा। और देखिए, हर साल 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, पहली बार 1950 में मनाया गया था। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव, बढ़ता हुआ चीनी प्रभाव खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में स्थित देशों को प्रेरित कर रहा है और वे अपनी सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इंडोनेशिया यद्यपि दक्षिण चीन सागर के विवादों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, फिर भी नेटूना द्वीप समूह के निकट चीनी जहाजों की गतिविधियों ने जकार्ता को सतर्क कर दिया। दक्षिण सहयोग के अलावा बहुपक्षीय मंच जैसे आसियान, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, क्वाड, यद्यपि इंडोनेशिया इसका हिस्सा नहीं है, वगैरह से भी दोनों देशों को नए सामरिक अवसर मिलते हैं। अपने क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित रखने और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए भारत और इंडोनेशिया का एक दूसरे की ओर झुकाव स्वाभाविक प्रतीत होता है। रक्षा और सामरिक सहयोग की बात करें तो बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। भारत, इंडोनेशिया और नौसेना और तटरक्षक बलों के साझा अभ्यास, विभिन्न रक्षा समझौता तथा आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर चर्चा, ये सभी घटनाक्रम इस बात के प्रमाण हैं कि दोनों देश हिंद महासागर से लेकर पूर्वी एशिया तक की जल राशियों में अपनी उपस्थिति को संगठित रखना चाहते हैं। नवीनतम समाचारों के अनुसार दोनों देशों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के सौदे के करीब है और जिसकी अनुमानित कीमत 45 करोड़ डॉलर हो सकती है। और आप देखते हैं कि अगर 45 करोड़ डॉलर अगर यह सौदा अंतिम रूप लेता है तो इंडोनेशिया ब्रह्मोस के लिए दूसरा निर्यात ग्राहक बन जाएगा। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया ने भारतीय ध्रुव उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर और आकाश वायु रक्षा प्रणाली में भी रुचि दिखाई है। इस प्रकार के सौदे जाहिर करते हैं कि इंडोनेशिया चीन समेत अन्य देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयासों में विकल्पों को टटोल रहा है और भारत उसके लिए एक भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। सैन्य सहयोग और संयुक्त अभ्यास, तो सुबियांतो के दौरे में सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इंडोनेशिया सेना का 352 सदस्यीय दस्ता गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय दस्तों के साथ मार्च करेगा। यह उस बढ़ते सैन्य विश्वास का संकेत है जो दोनों देशों ने परस्पर विकसित किया है। मार्चिंग टुकड़ियों की इस हिस्सेदारी को लेकर तैयारियां काफी समय से चल रही हैं और जिससे जाहिर होता है कि रक्षा संबंध अब औपचारिक बयानों से आगे निकलकर वास्तविक क्रियान्वयन के चरण में पहुंच गए हैं। गणतंत्र दिवस भारत के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोह है जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों का उत्सव मनाता है। यह दिवस विदेश नीति और आप देखिए कूटनीति का भी महत्वपूर्ण मंच बन गया है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर किसी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाकर भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और मैत्री संबंधों का सार्वजनिक प्रदर्शन करता है। वर्ष 1950 में जब भारत ने अपने पहले गणतंत्र दिवस का आयोजन किया तब इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की मुख्य अतिथि थे। वह उस समय उपनिवेशवाद से उभरते दो विशाल एशियाई राष्ट्रों की उम्मीदों और सपनों का था। लगभग 7 दशक बाद जब राष्ट्रपति सुबियांतो भारत आ रहे हैं तब दुनिया काफी बदल चुकी है। डिजिटल क्रांति, वैश्वीकरण, सामरिक ध्रुवों का पुनर्गठन और कई क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग की जरूरत ने दोनों देशों को नए अवसर प्रदान किए। इस संदर्भ में गणतंत्र दिवस पर किसी दूसरे देश की इतनी बड़ी सैनिक टुकड़ी का शामिल होना यह दर्शाता है कि द्विपक्षीय संबंध अब न केवल ऐतिहासिक मित्रता का स्मरण कर रहे हैं बल्कि आधुनिक चुनौतियों का समाधान भी साथ मिलकर करने को तत्पर हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक आयामों में गहराई तक जुड़े हुए हैं। इन संबंधों की शुरुआत प्राचीन काल में हुई और मध्यकालीन व्यापारिक व सांस्कृतिक अदला बदली से मजबूत हुई। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और वैश्विक मंचों पर साथ खड़े होने का प्रयास किया। 21वीं सदी में जहां भू राजनीति के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, दोनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे की स्वाभाविक साझेदार के रूप में दिख रही है। और सैन्य सहयोग के
सैन्य सहयोग के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े विदेशी दल का भारतीय गणतंत्र दिवस पर हिस्सा लेना दोनों देशों का परस्पर रणनीतिक समझ को रेखांकित करता है। व्यापार कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मोस जैसे उन्नत रक्षा सौदों, स्वास्थ्य एवं संस्कृति संबंधी संधियों तथा शिक्षा पर सहयोग से भविष्य की साझेदारी के संकेत मिलते हैं। यह यात्रा केवल समारोह तक सीमित नहीं रहेगी, इसके पीछे की वास्तविक उपलब्धि भविष्य में देखी गई, जब दोनों देश रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में ठोस परिणाम हासिल करेंगे। भारत इंडोनेशिया का यह मिलन प्राचीन सांस्कृतिक सूत्रों का आधुनिक संदर्भ में पुनर्मिलन है। भविष्य में दक्षिण दक्षिण सहयोग का विस्तार इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता तथा एक नए बहुध्रुवीय विश्व में एशियाई देशों की आवाज को मुखर करने के लिए यह साझेदारी सशक्त मंच प्रदान करती है। अंततः भारतीय उपमहाद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप समूह के बीच जिस सांस्कृतिक सेतु की नींव सदियों पहले रखी गई थी, उसे नए युग में सामरिक, आर्थिक और जन जन से संबंधों द्वारा और मजबूत किया जा रहा है। और आप देखिए, यही कारण है कि 26 जनवरी 2025 का यह अवसर दोनों देशों को की पुरानी दोस्ती और नए सफर का प्रतीक बन सकता है। एक ऐसा सफर जिसे आने वाली पीढ़ियां और भी आगे ले जाएंगी। देख रहे हैं दोनों देशों के संबंधों के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन आप लोग पढ़ते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो यही तो लिखना रहता है। जो ये नए समझौते हो रहे हैं, जो नई उपलब्धियां जुड़ रही हैं, और प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में सब उल्लेख करना है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत इंडोनेशिया के संबंधों की जड़ी प्राचीन सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा धार्मिक आदान प्रदान में निहित हैं। ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि भारतीय व्यापारी, साधु संत और विद्वान समुद्री रास्तों से दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे, जिसमें इंडोनेशिया एक प्रमुख केंद्र था। और इन यात्राओं ने न केवल मसालों और वस्तुओं का देन किया, बल्कि ज्ञान, दर्शन तथा साहित्य का भी आदान प्रदान किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव, विशेषकर हिंदू बौद्ध दर्शन ने इंडोनेशियाई भूभाग पर गहरी छाप छोड़ी। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जिस भौगोलिक विस्तार और द्वीपों का वर्णन मिलता है, उसमें दक्षिण पूर्व एशिया की द्वीप समूहों के संदर्भ होने की प्रबल संभावना बताई जाती है। इसी तरह रामायण महाभारत के कई प्रसंग इंडोनेशिया के लोक जीवन और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में रच बस गए हैं। उदाहरण के लिए वायांग कुलित छाया कठपुतली नाटक में अक्सर रामायण महाभारत के पात्रों को जीवंत किया जाता है। यहाँ के जनमानस में भारतीय धार्मिक तत्व इतने सहज रूप से समाहित हो गए हैं कि सदियों बाद भी वे अपने पारंपरिक त्योहारों, नृत्यों और रीति रिवाजों में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। मध्यकाल में चोल वंश जैसे दक्षिण भारतीय साम्राज्य और श्रीविजय जैसे इंडोनेशियाई साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध थे। व्यापारिक लाभ के साथ सांस्कृतिक समायोजन की भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका दिखी गई है। भारतीय समुद्री गतिविधियों के विस्तार ने मसाला द्वीपों तक भारतीय प्रभाव को पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय शासकों और भारतीय व्यापारियों के बीच निकटता बढ़ी है। इस प्रकार बेहतर भारत या ग्रेटर इंडिया की परिकल्पना ने आकार लेना शुरू किया, जहां संस्कृत, पल्लव लिपि, रामायण महाभारत आदि व्यापक रूप से फैले हैं। भारत और इंडोनेशिया दोनों दक्षिण सहयोग और बौद्ध के सशक्त पैरोकार हैं, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना है। और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर ये दोनों देश न केवल अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, बल्कि सामूहिक रूप से वैश्विक बातचीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इंडो पैसिफिक रणनीति में भागीदारी हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक फैले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों, सुरक्षा संरचना को संगठित करने का प्रयास करते हैं, और इस संदर्भ में भारत और इंडोनेशिया समान हित साझा करते हैं, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, मुक्त नौवहन, क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में। हर आर्टिकल पर अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा भैया, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको करनी है, निबंध आप लिखेंगे, समझ रहे हैं। खोलेंगे परिवहन विभाग में भ्रष्टाचारी, मध्य प्रदेश की बात हो रही, वो एक सौरभ शर्मा पकड़ा गया था ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में कितनी, 29 सीटें हैं, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री, क्षेत्रफल में दूसरे नंबर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र आता है। कई बार बात कर चुके हैं। आर्थिक नीति पर पुनर्विचार, इसे देख लेते हैं। आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। और आप देखिए, हर बार की तरह लोग बजट से चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। यह उम्मीद कोई नई बात नहीं है, यह पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन इन उम्मीदों को पूरा करने में नीतियां और योजनाएं अब तक असफल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक नीतियां, जिन्हें
मोनोमिक्स के रूप में देखा जा सकता है। कर और मुद्रास्फीति से गति थम सी गई है। इसका सीधा असर विकास दर पर पड़ता है जो बाधित होती जा रही है। भारत को अपनी इतिहास से सीखने की जरूरत है, खासकर स्वतंत्रता के बाद के पहले दशक से, जब देश में आर्थिक नीतियों में एक दृढ़ दृष्टिकोण अपनाया था। यह वह समय था जब पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात हुआ और बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई और आप देखते हैं कि नई सड़कों, उद्योगों का निर्माण हुआ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं, आईआईटी समेत कई अन्य संस्थानों की स्थापना हुई। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, पीएसयू भी उभरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट बताती है कि स्वतंत्रता के शुरुआती दशक में अपनाई गई नीतियों ने देश की आय में 18% की वृद्धि की, जबकि उस समय 11 से 12% वृद्धि की लक्ष्य रखा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान यह उम्मीद की गई थी कि राष्ट्रीय आय में 11 से 12% की वृद्धि होगी, लेकिन आप देखिए वास्तविक वृद्धि 18% से अधिक थी। इस सफलता ने आत्मविश्वास बढ़ाया और आगामी योजनाओं के लिए और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए। आईएमएफ की अगर हम लोग बात करें ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आर्थिक उदारीकरण, तो वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति के बाद यह धारणा बनी कि भारत तेजी से प्रगति करेगा। हालांकि आप देखेंगे, हालांकि वास्तविकता में यह नहीं हुआ। निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट जगत ने आम जनता के हितों की अनदेखी करते हुए अपने मुनाफे पर ध्यान केंद्रित किया। निवेश की कमी और बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, एनपीए के बढ़ते बोझ ने आर्थिक प्रणाली को कमजोर किया। लिहाजा वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। कॉरपोरेट जगत ने अपने मुनाफे को बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन उन्होंने पर्याप्त निवेश नहीं किया, बैंकों को ऋण नहीं चुकाया। कई व्यवसायी देश छोड़कर भाग गए, जबकि कईयों ने नुकसान को राइट ऑफ करा लिया। और आप देखते हैं कि इस स्थिति से रोजगार के अवसरों को भी बुरी तरह प्रभावित किया। आर्थिक सुस्ती के संकेत सरकार की नीतियों और बजट इस स्थिति से निपटने में असमर्थ दिखते हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं पर भारी खर्च किया जा रहा है, लेकिन यह खर्च निवेश और प्रगति को धीमा कर देता है। किसानों को लाभकारी मूल्यों और बाजार की स्थिरता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जबकि उर्वरक सब्सिडी जैसे कदम सरकार के लिए भारी वित्तीय बोझ बन रहे हैं। विदेशी निवेश के मोर्चे पर भी भारत को झटके लगे हैं। वर्ष 2023 में मजबूत प्रदर्शन के बाद 2024 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक में भारी गिरावट आई है। अक्टूबर 2024 में एफपीआई ने भारतीय इक्विटी से 22,194 करोड़ की निकासी की है। यह आधुनिक सुस्ती का स्पष्ट संकेत है। देश की वृद्धि दर 5.4% तक गिर गई। वर्ष 2024-25 के लिए इसे और भी कम करके आंका गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी स्थिति चिंताजनक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बिना व्यापक चर्चा के लागू किया गया। इस नीति ने शिक्षा की अवधि को बढ़ा दिया और जिससे छात्रों को नौकरी के बाजार में आने में और भी अधिक समय लग रहा है। 4 वर्षीय बीए बीएससी कोर्स अभी तक उचित पाठ्यक्रम तक नहीं बन सका है। एक टाइम जो लग रहा है ना, इसी की बात हो रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी खर्च में गिरावट आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट घटकर 0.74% रह गया और जिससे महिलाओं और बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है और शिक्षा स्वास्थ्य आप देखिए हर किसी की जरूरत है, चाहे वो गरीब हो, मध्यम परिवार हो या अमीर हो। साथ ही भारत की आर्थिक नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास अंत्योदय और स्वदेशी जैसे सिद्धांत थे जिन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी। मेक इन इंडिया अभियान को वास्तविक रूप से मेड इन इंडिया के रूप में लागू करना होगा। यह न केवल रोजगार सृजन में मदद करेगा बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। देश को अपने आर्थिक नीतियों और योजनाओं को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। भारत को मनमोहनोमिक्स को दरकिनार करते हुए अर्थव्यवस्था की नई शुरुआत करनी होगी। योजना आयोग को फिर से स्थापित करना चाहिए। जो पीती स्थापित करके उसकी जगह कौन आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है 2015 में। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन अगर यह सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो भारत फिर से वैश्विक आर्थिक नेतृत्व दे सकता है। भारत को अपनी स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों के विजन से प्रेरणा लेकर एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा जो हर वर्ग और समुदाय में आप देखते हैं कि क्या समुदाय को साथ लेकर चले। अगर सही दिशा में काम किया जाए तो कोई भी भारत को दुनिया की सबसे आप देखते हैं कि क्या जीवंत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने से नहीं रोक सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद।